नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सटीक। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, आज दिन भर की चर्चा हम करें, चुनावी चर्चा, तो देखिए तेजस्वी यादव की चर्चा होगी, पशुपति पारस की चर्चा होगी, चिराग पासवान की चर्चा होगी, लेकिन आजकल चुनावी चर्चा बगैर पूर्णिया और सिवान के कंप्लीट नहीं होती है। तो देवेंद्र यादव की भी चर्चा करेंगे क्योंकि उनका जो लेटर है ना, वह आरजेडी में एक बम की तरह फूटा है और लालू यादव भी पत्र पढ़कर अवाक रह गए होंगे, तेजस्वी यादव भी दुविधा में फंस गए होंगे कि इसका जवाब क्या दें। तो सबसे पहले पूर्णिया की ही बात करें। पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव, महागठबंधन से टिकट नहीं मिला और संतोष कुशवाहा से सीधे लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें सीधी लड़ाई संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव की है और जो भरोसा था तेजस्वी यादव का नामांकन कराने गए थे बीमा भारती का कि उनके आधार वोट मुसलमान और यादव बीमा भारती की तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। खबर ये आ रही है, आपके पास भी कुछ खबर है, कि पूर्णिया में जो राजद के मुसलमान हैं, लालू तेजस्वी के मुसलमान हैं, वे भी भागकर पप्पू यादव की ओर चले जा रहे हैं। ऐसी क्या खबर है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम कहेंगे कि आपकी बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते जी। संतोष कुशवाहा की लड़ाई पप्पू यादव से नहीं है। पप्पू यादव से अब लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा। अच्छा, ये लड़ाई वहां पर अब धीरे धीरे टर्न हो गया, पूरी तरह से माहौल हो गड़बड़ा गया है। अब ये समझ लीजिए, क्योंकि अब देखिए आरजेडी की जो बात कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे की बात कर रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष ने ही पूरी टीम के साथ जो है पप्पू यादव का समर्थन कर आरजेडी के अल्पसंख्यक जिला कमेटी प्रकोष्ठ के वहां के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद जहीरुद्दीन अपने तमाम समर्थकों के साथ अन्य जो प्रखंड में जितने थे सबको लेकर के पप्पू यादव बोल, और उन्होंने क्या बोला कि यह लड़ाई जो है सो यहाँ पर अब रह नहीं गई है लड़ाई। अब पप्पू यादव के समर्थन में हम लोग सब लोग हैं और पूरी तरह से एकजुटता। अब पप्पू यहाँ पर क्या, अब एक आध दो बात हम बताएंगे। वो बोलते हैं कि यहाँ से लोग वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, देखते नहीं, आते नहीं। तो यह सब बात है। पप्पू हमेशा सुख दुख में सबके आम आवाम के लिए सरल कॉल पर हाजिर रहते हैं, सरल और सुलभ है जी, एक कॉल पर। तो यह सब बात है। तो अब वहां पर बचा क्या? वहां अब जिस चेहरे को लेकर के तेजस्वी नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, जैसा हमने सुना कि महागठबंधन की विचारधारा को पप्पू यादव भी मजबूत कर सकते हैं, बिल्कुल कोई और नहीं। तो ये बातें आरजेडी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है, तो आरजेडी को झटका लगना शुरू हो गया पूर्णिया में। वही हम कह रहे हैं कि महागठबंधन की विचारधारा को हमको लेके आगे बढ़ना है। यह कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद जहीरुद्दीन, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, यह सब, यह मैसेज जब जा रहा है जी, तो अब वहां कुछ बचा क्या? तमाम वो मुस्लिम चेहरे, तमाम लोग जो डू एंड डाई करते थे आरजेडी के लिए, वही लोग अब पप्पू यादव के लिए अब बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो अब कहां आपको इसको बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, आप कह रहे हैं स्कोप बचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। अभी नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम हो सकता है, नीतीश कुमार भी जाएंगे, जेडीयू के उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा, तो कोशिश तो होगी ना। और जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं, जय श्री राम का नारा लग सकता है, तो फिर वहां हालात क्या बदलेंगे, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन बहरहाल लड़ाई इन दोनों के बीच में ही दिखती है और महागठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया ब्लॉक की प्रत्याशी बीमा भारती बहुत पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यह बात तो सही है? बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, अब एक और हम उसमें नाम एक जोड़ देते हैं। जब आप बोले कि पूर्णिया और सिवान की नाम की चर्चा की, तो आज देखिए हिना साहब ने भी आज, शहाबुद्दीन की पत्नी, बिल्कुल आज वो अपने चुनावी प्रचार में सिवान में घूम रही थी। तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या पूर्णिया जाइएगा, तो बोले कि नहीं, हमको भी अकेले पूरे सिवान में घूमना है, तो हम समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए। लेकिन हम वो पप्पू यादव गार्जियन समान है। नहीं, हिना साहब ने क्या कर दिया कि पप्पू यादव मेरे परिवार के लिए गार्जियन समान, बिल्कुल मतलब शहाबुद्दीन नहीं रहे तो कोई गार्जियन है तो वो पप्पू यादव है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी बात पत्रकारों से उन्होंने, और ये संदेशा तो मुसलमानों में जाएगा निश्चित। वो तो हिना साहब का कहना तो ज्ञानेश्वर जी हम लोग जानते हैं, अंडर करंट होता है, तो वह जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और पब्लिकली जब उन्होंने कह दिया पत्रकारों से तो कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और उनकी पूरी शुभकामना है, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकता, जहां तक हम समझ पाते हैं। हिना साहब का यह इतना कहना
यह कहीं ना कहीं उनके समाज में और उनके चाहने वालों के बीच में एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बिल्कुल ये नहीं, ठीक है। तो हिना साहब ने यह भी कहा कि हम पप्पू यादव का वेलकम करने को तैयार हैं। देखिए, पप्पू यादव ने कहा था कि हम हिना साहब के लिए वोट मांगने जाएंगे। हिना साहब की चर्चा करते करते पप्पू यादव भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से हिना साहब को लोगों ने अकेला छोड़ दिया, दुख के वक्त में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जब वह चुनाव लड़ रही हैं तो मैं जाऊंगा। तो हिना साहब वेलकम करेंगे, निश्चित रूप से वेलकम करेंगे। और मैंने वेलकम इन द सेंस कि वह पप्पू यादव जो प्रचार करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वेलकम करेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। वह अब पप्पू यादव उस कालखंड में भी जब देखिए कोई नहीं गया था, पप्पू यादव वहां जाकर के गए थे उनके घर पर, उनके पैतृक गांव पर, साहबुद्दीन के घर पर। तो यह तो हाई है। वह पप्पू यादव में तो ज्ञानेश्वर जी हम लोग बार बार कहते हैं यही उनकी यूएसपी है, सुख दुख में सबके साथ खड़ा रहना। जो आज मोहम्मद जहरुद्दीन ने भी इस बात की पुष्टि की, जो पूर्णिया से जो आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष हैं, वह भी कहे कि सुख दुख में हमने उनको देखा है, परखा है। पप्पू यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खड़ा मिलते हैं। हाँ नहीं, देखिए जहीरुद्दीन की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो मैंने पढ़ा और सुना, उन्होंने यह भी कहा कि लोग वोट लेकर चले जाते हैं, वोट के वक्त तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद उनसे मिलना मुश्किल होता है। और अकेले पप्पू यादव ऐसे हैं जिनसे जब मर्जी मिल लो और जब मर्जी बात नहीं, एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाते हैं। फोन कॉल, यही उन्होंने कहा, भरपेटा यही बात उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल पर पप्पू यादव हाजिर हो जाते हैं। अब इससे बड़ा क्या मैसेज चाहिए, इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए किसी भी नेता के लिए कि उनका एक्सेप्टेंस समाज में इतना है कि एक कॉल की दूरी पर है। जी, एक कॉल की दूरी पर है। चलिए, तो देखिए ये पूर्णिया की बात हुई, सिवान की बात हुई। अब हम बात करते हैं जमुई की। रवि जी, आज तो जमुई गए थे, चिराग पासवान के बहनोई जहां लड़ रहे हैं अरुण भारती, तेजस्वी यादव वहां गए थे, मुकेश सहनी भी थे, अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, और वहां तेजस्वी यादव ने चिराग को एक झटका दिया। अजय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह के बेटे, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के बेटे, बड़े हस्ताक्षर रहे बिहार की राजनीति के, और सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई, सुमित कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री, 2010 के विधायक जेडीयू के, 2015 के बीजेपी के प्रत्याशी, 2020 में टिकट नहीं मिला था। अजय प्रताप सिंह हो गए तेजस्वी यादव के साथ। तो जो वहां लड़ाई है अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच में, तो इसका कुछ असर दिखाई पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से वह एक बड़े समाजवादी नेता के वो पुत्र हैं अजय प्रताप, तो यह तो टसल वहां पर होगा। अब कि अजय प्रताप के जाने का कुछ तो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं अजय प्रताप, तो वहां पर अब एक भाई किधर रहेंगे यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि मुझे पता है कि पहले चिराग पासवान और सुमित सिंह में बनती नहीं थी, लेकिन इधर संबंध सुधरे हैं, और जब एनडीए के प्रत्याशी है तो जाहिर तौर पर सुमित कुमार सिंह यह कोशिश तो करेंगे ही करेंगे कि चकाई विधानसभा क्षेत्र से जो अरुण भारती हैं वे लीड करें। तो देखिए, लेकिन अजय प्रताप जो जमुई शहरी क्षेत्र से, देखिए तेजस्वी यादव ने क्या ऑफर किया होगा, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ते रहे जयप्रकाश नारायण यादव के भाई विजय प्रकाश। 2015 में विजय प्रकाश ने ही अजय प्रताप सिंह को हराया था। क्या अजय प्रताप सिंह को अगले विधानसभा चुनाव का टिकट कमिट कर दिया गया और विजय प्रकाश का टिकट कट गया? ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, दिखाई तो यही पड़ रहा है अभी कि अब विजय प्रकाश का जो है सो टिकट कटता हुआ दिख रहा है, और अजय प्रताप को जो नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं उनको लग रहा है कि वहां से एस्टेब्लिश करने की बात तेजस्वी ने की होगी। तभी आज देखिए इतने बड़ी सभा हुई और उस सभा में वह मौजूद भी थे, बजाते उनका वेलकम हुआ। तो ये देखिए चुनावी राजनीति है ज्ञानेश्वर जी, इसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कोई एश्योरेंस तो तेजस्वी की ओर से मिला होगा, और तेजस्वी इस तरह का माने एक्सपेरिमेंट करते भी हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने भी जाते हैं तेजस्वी, और जो मजबूत उनको दिखाई पड़ता है उसको अपने पाले में करने से कहीं परहेज भी नहीं करते। नहीं, अजय प्रताप सिंह ने भी समझा होगा कि जब श्रेयसी सिंह बीजेपी की जीती हुई विधायक हैं, चिराग पासवान से भी करीब हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। 2020 में भी नहीं किया था। तो अजय प्रताप सिंह ने उधर का दामन थाम लिया। तो अजय प्रताप सिंह का तेजस्वी यादव के साथ जाना, अर्चना रविदास जो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की सभा के बाद पीछे जा रही हैं, क्या उन्हें कोई जीवन दान मिलेगा? निश्चित रूप से यह एक कोरामिन का काम करेगा। कोरामिन का काम, हाँ, कोरामिन का अजय प्रताप का शामिल होना एक कोरामिन का काम करेगा, क्योंकि वहां पर देखिए यह जिस समाज से आते हैं वह समाज का आप देखिए क्या इक्वेशन गणित करता है, वह समाज एनडीए फोल्ड में रहता है, लेकिन इनके आने से
वहां पर जमुई सुरक्षित सीट पे जो भी वोट मिलेगा इनके समाज का, राजपूत समाज का, ठाकुर समाज का, वह वोट कुछ न कुछ तो। लेकिन एक और बात कही जा रही है ना अर्चना रविदास के बारे में। देखिए जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है कि अर्चना रविदास स्वयं दलित हैं, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं आधा दलित हैं आधा यादव हैं। बिल्कुल। और जो रविदास समुदाय है उसके भीतर भी कुछ आक्रोश की खबरें आ रही है। देखिए जो लाइव सिटीज के ग्राउंड रिपोर्टर वहां पर जो पिछले दिनों से कैंप कर रहे हैं जी, तो वो उनकी जो जानकारी है वही बात कर रहे हैं कि अर्चना रविदास तो अपने हैं, लेकिन उनका विवाह किनसे हुआ है यादव से, तो वही थोड़ा सा झोल झाल है वहां पर जी। वो तो गांव में तो ज्ञानेश्वर जी ऐसे भी यही सब मुद्दा होता है, और महिलाओं में खास करके यह सब बात होती है, तो वही लाइव सिटीज के रिपोर्टर ने जो बात कही वही बात हम लोग इसमें कर। चलिए तो देखिए हम लोग ने जमुई की चर्चा की, आगे चर्चा करते हैं। आज एक लेटर बम फटा। देखिए लेटर तो 3 अप्रैल को ही लिखा गया था, लेकिन मीडिया में आज जानकारी मिली देवेंद्र प्रसाद यादव, समाजवादी नेता, 5 बार के सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने एक पत्र लिख दिया लालू यादव को और कहा कि आरजेडी जीतने के लिए चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, और यहाँ जिस तरीके से टिकटों का वितरण हो रहा है ऐसा लगता है कि व्यापार हो रहा है, कारोबार हो रहा है। ये क्या बात हो गई? देखिए कहीं ना कहीं जो दिखाई पड़ा है वही बात देवेंद्र यादव लिख रहे हैं जी कि निश्चित रूप से जो आपके जो शुरू से कर्मठ कार्यकर्ता, जो लगनशील कार्यकर्ता, जो लंबे समय से आपका झोला उठा रहे थे, लंबे समय से पार्टी का लाठी डंडा खा रहे थे, उनको टिकट नहीं देकर के आयातित को दिया जा रहा है। जो बात है उसी बात को उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लिखा है, और वह दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, यह बात भी उन्होंने लिखा है। तो यह सब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि आरजेडी के अंदर जो टिकट का वितरण हो रहा है, या इंडिया ब्लॉक में कह लीजिए, महागठबंधन में बिहार में कह लीजिए, वह कहीं सुटेबल नहीं है, और इसी बात को उन्होंने इंगित करते हुए पत्र लिखा है जो कि परेशानी का सबब है, परेशानी का सबब। हाँ, ये लेटर आप ठीक बोल रहे हैं कि लेटर बॉम्ब है ये देवेंद्र यादव का। ये पत्र लिखना इस समय में जब टिकट का बंटवारा हो रहा हो, उस समय यह बम फूटना, यह अपने आप में पार्टी को निश्चित रूप से असहज करेगा। नहीं, क्या हम इसे नहीं माने कि देवेंद्र प्रसाद यादव स्वयं झंझारपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे? झंझारपुर किसी वीआईपी के खाते में चली गई, किसी अति पिछड़े को लड़ाने की बात आ रही है, इससे देवेंद्र यादव आहत हो गए, उनका निजी गुस्सा है और यह फट पड़ा है। नहीं देखिए, निजी गुस्सा कोई भी आदमी जब राजनीति कर रहा है तो वो तो कीर्तन नहीं करेगा जी ज्ञानेश्वर जी। तो वो निश्चित रूप से देवेंद्र यादव की एक अपनी पहचान है, और वो लोहिया जयप्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। नहीं देखिए, कर्पूरी ठाकुर के लिए उन्होंने सीट खाली की थी। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना था। 1977 में देवेंद्र प्रसाद यादव पहली बार विधायक बने, और उन्होंने 1978 में इस्तीफा दे दिया था ताकि कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा के सदस्य बन सके। वही ये पीड़ा है उनको कि मान लीजिए उनको नहीं देता। अब वीआईपी को सीट जो चला गया, तो यह तो पीड़ा उनको होगी कि अब वीआईपी को सीट चला गया, तो वीआईपी अब जिसको मुकेश सहनी सन ऑफ माला जिसको चाहेंगे देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में उनको नहीं देकर के पार्टी के ही किसी, अगर वह सीट अपने फोल्ड में रहता आरजेडी के, तो किसी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को मिलता। तो यह भी उनकी पीड़ा है कि आप दूसरे को सीट दे करके यह एक तरह से आयातित जो किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये इस बात को उन्होंने बताया है। तो यह निश्चित रूप से जो आयातित है, जो सब जगह बात चल रही है, तो उस पर माने मुहर भी लगती है जिनके पत्र से लिखने से। चलिए तो देखिए, देवेंद्र प्रसाद यादव के लेटर बम की बात हुई। अब बात करते हैं पशुपति पारस की, चिराग पासवान के चाचा की। कल शाम को वे पटना आए थे। आज दिन में उन्होंने अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, और वे पशुपति पारस जो कह रहे थे नेबर नेबर नेबर, अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि चिराग पासवान के लिए वे हाजीपुर में चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान चाचा पारस की मदद मांगने जाएंगे, या फिर चाचा पारस को बिना बुलाए भतीजे चिराग की मदद के लिए हाजीपुर जाना होगा? देखिए ज्ञानेश्वर, जो स्थिति परिस्थिति बन गई है पशुपति पारस की, एक तो वो पूर्व हो गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए, सीट भी उनकी रही सही अब नहीं रही, तो ऐसी परिस्थिति में वह अब राजनीतिक रूप से हम कहें तो लाचार और बेबस हो गए हैं। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं।
दूसरा ऑप्शन ये अब उनके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि वह चिराग पासवान और एनडीए के लिए तमाम सीटों पर पूरी मजबूती के साथ वह प्रचार प्रसार करें और उसे, और देखिए आज पशुपति पारस के साथ में सूरजभान सिंह भी थे, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्व, और वही नहीं प्रिंस राज भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनके और समस्तीपुर सुरक्षित से अभी तक सांसद हैं, तो वह भी थे, तो वह भी जाएंगे, वह भी माने पूरी एकजुटता के साथ इन तीनों का। प्रिंस राज तो अब संभावी चौधरी को जिताने के लिए जाएंगे, निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए, अब तो संभावी के लिए लगना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की सीट पर अगर वो जाएंगे तो निश्चित रूप से संभावी के लिए बेहतर होगा। और वह आपको जो हम लोग जो मीडिया में बात चल रही है जो कि लड़ाई वहां पर टसल होगा, ये होगा, तो ये प्रिंस राज जाएंगे तो निश्चित रूप से और उनके लिए बेहतर होगा संभावी के लिए, संभावी के लिए। और पशुपति पारस तो मान लीजिए अपने जो प्रिंस राज को वही उन्होंने बिठाया था, उनके पार्टी में थे, तो वह भी जाएंगे, तो यह एक अच्छा दिखाई पड़ेगा एनडीए की मजबूती के लिए, चिराग पासवान की मजबूती के लिए। और 40 की 40 सीट की जो बात हो रही है उसमें भी आपको कहीं मजबूती दिखाई नहीं। हमने सिवान में भी देखा कि जो कविता सिंह बेटिकट हुई वहां विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को टिकट दिया गया। पिछले दिनों एनडीए की बैठक हुई थी तो कविता सिंह बेटिकट होने के बाद भी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के लिए वोट मांगती नजर आई, क्योंकि भविष्य के लिए कुछ आश्वासन दिया गया होगा, ठीक जैसे पशुपति पारस और प्रिंस राज ने पिछले दिनों जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, विनोद तावड़े से मुलाकात की थी, और अब तो सूरजभान सिंह, देखिए अकेले इस बुरे वक्त में पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं देखिए सूरजभान सिंह भी क्या चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर जाए और एनडीए का झंडा बुलंद। बार बार सूरजभान सिंह कहते उस परिस्थिति में भी जब पार्टी इधर उधर हो रही थी उस समय भी वो कहते थे कि एनडीए की मजबूती के लिए हमको लगना है और ये परिवार को एकजुट करना है। ये बात सूरजभान सिंह का उस समय भी स्टैंड था, आज के डेट में भी स्टैंड है, और वह कह रहे हैं कि हम एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो देना है 100% ये एनडीए को दे दे। इसी में इन लोगों की इसका आशय तो यह भी निकला रवि जी की सूरजभान सिंह मुंगेर में ललन सिंह का चुनाव प्रचार करेंगे, अनंत सिंह ने तो ऐलान कर ही दिया है। निश्चित रूप से अब इनके बाद तो अब उनको मैंने कैंप कर जाना होगा, कैंप करना होगा मुंगेर में ललन सिंह के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब कभी इधर उधर कहां जाएंगे वो। निश्चित रूप से देखिए सूरजभान सिंह तो कमिटेड है ही है एनडीए के लिए, वो आप उनका कोई भी स्टेटमेंट ज्ञानेश्वर जी निकाल के देख लीजिए, कभी भी वो एनडीए के खिलाफ में सूरजभान सिंह का बयान नहीं आया। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए वह मुंगेर में 100% प्रचार करेंगे, इसमें भी आप इस बट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए आज हमने चर्चा की विभिन्न पहलुओं पर, तो चुनावी चर्चा का अंत यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।